नमस्कार, नजर दिल्ली यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज हमारे बीच पीतमपुरा के एक होनहार कर्मठ निगम पार्षद अमित नागपाल जी हमारे बीच। तो आज जानते हैं इनसे समाज के और यहाँ के क्षेत्र के बारे में। आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जब सबसे मैं एक चीज देखिए कि एक आपके जो कार्यशैली बिल्कुल डायनामिक कितने है, तो इसकी इंस्पिरेशन कैसे मिली आपको? पहले तो ये देखिए, जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मुझे मिली साप सिंह वर्मा जी से। साप सिंह वर्मा जी जिस प्रकार से काम करते थे, मुझे उस समय के ऊपर 1991 से लेकर जब वो मुख्यमंत्री बने 1997 के अंदर, उस समय पर मुझे उनसे सीखने का मौका मिला। तो जिस प्रकार से वो काम करते थे और जनता का दिल जीतते थे, तो मुझे लगता था जब तक हम लोगों के काम नहीं करेंगे तब तक जनता का दिल नहीं जीता। तो उनसे मुझे काम करने की प्रेरणा मिली और उनसे मैं जितना सीख सकता था मैंने कोशिश करी है। तो जैसे जब आप निगम पार्षद बने, उसके बाद से आपको क्षेत्र में क्या समस्याएं ज्यादातर देखने को मिली? क्योंकि जब हम नेता होते हैं अलग दृष्टिकोण होता है, नेता बनने वाला दृष्टिकोण अलग होता है। तो देखिए, छोटी छोटी बहुत सारी समस्याएं हैं। लोगों की ट्री प्रूनिंग्स की, लोगों के पार्क साफ नहीं थे, क्षेत्र के अंदर जो है निगम की व्यवस्था एकदम भट हो, बिल्कुल जमीन पे आ गई थी। 7 महीनों के अंदर जब 6-7 महीने दिल्ली के चुनाव नहीं हुए, तो निगम के जो अधिकारी थे पूर्ण रूप से जो कार्य नहीं कर पाते। और फाइनेंस की कमी भी दिल्ली के अंदर पिछले 10 साल से, ये दिल्ली सरकार जब से आई है तब से फाइनेंस की कमी होती चली गई। धीरे धीरे करके नगर निगम की व्यवस्थाएं सारी ठप होती चली गई। सड़कें नहीं बन रही थी पीतमपुरा के अंदर, पार्कों का जैसे मैं आपको समस्याएं बता रहा हूं, नालियां पूर्ण रूप से साफ नहीं हो पा रही थी। ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी। हमारे पास नालियों पे ढकने के लिए स्लैब्स नहीं थी। स्लैब्स इसलिए नहीं आ रही थी कि फंड नहीं था। ठेकेदार इसलिए ठेका उठाने को तैयार नहीं है कि उसकी पेमेंट जो है 7-7 साल बाद मिलती है। वो 7 साल इसलिए लेट होती है कि दिल्ली सरकार से फंड कम आती है, इसलिए वो लेट होती है। तो ये सब समस्याएं एक एक करके आ रही थी क्षेत्र के अंदर। कुछ एक समस्याओं में हमारा साथ हमारे माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने दिया, और कुछ एक समस्याएं हमारे कमिश्नर भी बहुत अच्छे हैं जिन्होंने इस समस्या के लिए जितनी मदद हो सकती थी हमारी क्षेत्र में मेरी करी। तो जैसे अभी पीछे बात हुई, आम आदमी पार्टी ने भी काफी शोर शराबा किया कि हमने देखो एमसीडी भ्रष्ट है और हमने सब काम किए, तो बड़ी कथनी और करनी में भी फर्क आया। तो लोगों का फिर क्या रुझान रहा है कि अब क्या लगता है आपको लोगों की तरफ से कि वो उनका कुछ मोह भंग हुआ उधर से, या अभी? देखिए, 1 साल उन्हें बने हुए दिल्ली की एमसीडी सरकार में भी हो गया। अब उनकी 2 टायर की सरकार हो गई। 2 टायर की सरकार के बाद उन्होंने दिल्ली के अंदर फंड देना था, जो 13,000 करोड़ रुपया फंड रोका दिल्ली का ड्यू था, आज तक वही नहीं दिया। अच्छा, जब देंगे नहीं, अभी भी कर्मचारियों की उन्होंने पहले 4 महीने तो हर महीने 1 तारीख को करते थे, हम देखो सबको सैलरी दे रहे हैं। हाँ, शुरू में बोला था, ठीक है ना जी। आज उन्होंने, अब वो कहां सैलरी, अभी 2-2, 3-3 महीने की जो है पेंडिंग है। टीचर्स की पेंडिंग है। क्या शिक्षा व्यवस्था की ये बात करते हैं, हम मॉडल शिक्षा व्यवस्था कर रहे हैं। जब एक टीचर को सैलरी ही नहीं देंगे, उसमें से टीचर, बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो उसी सैलरी से अपना घर चला रहे हैं, उसी से उन्होंने किराया देना होता है, तो वो बेचारा कहां रहेगा। ये छोटी छोटी बुनियादी सुविधाएं हैं जो ये जनता को, एक पढ़े लिखे एजुकेटेड आदमी को नहीं दे पा रहे। बिजली और पानी देने से ही नहीं होता सब कुछ, दिल्ली की बाकी समस्याओं को भी समझ के उसके ऊपर काम करना चाहिए। और पैसा अगर नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा। एड पे पैसा खर्च करने की जगह वो अगर दिल्ली के अंदर पैसा दे देंगे, गांव में खर्च किया जाता तो काम हो जाता है। काम। अच्छा, कल ही आपने लेटेस्टली एक टॉय ट्रेन का उद्घाटन किया, तो ये क्या मन में ऐसा विचार आया कि भाई टॉय ट्रेन चलाई जाए बच्चों के लिए? कुछ देखिए, मेरे हमेशा मन के अंदर रहता है कि नए नए आयामों के साथ काम करें। और जहां तक टॉय ट्रेन की बात है, मैंने बच्चों के लिए छोटी सी टॉय ट्रेन की सुविधा चालू करी। जो माँ बाप रोज बच्चों को, कई बार बच्चा मनमोस के रह जाता है कि माँ बाप डेली 100 रुपए खर्चा करके टॉय ट्रेन के अंदर नहीं खिला सकता, और बच्चे का दिल होता है झूलने का, तो बच्चे उसके लिए रोते। मैंने मार्केट में देखा कि बच्चे उसके लिए रोते हैं, तो मेरे मन के अंदर आया कि एक ऐसी सुविधा बच्चों के लिए मैं कर दूं, वो बच्चे रोए ना, उनका मानसिक विकास खुश होकर अपने घर के अंदर अपनी पढ़ाई लिखाई हंसते खेलते करें। बाहर फॉरेन में ये सुविधाएं सब फ्री होती हैं। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए
मैंने भी कोशिश की है कि बच्चे मेरा खुश है, फ्री ऑफ कॉस्ट खा बच्चों के लिए जो 100 रुपए मार्केट में खर्च होते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को शाम को डेली 4 से 8 डेली यहाँ पे झुलाते हैं। बहुत बढ़िया। तो अभी जैसे एक चीज हो रही है, लेटेस्टली राम मंदिर बना हो, पूरी दिल्ली या पूरा हिंदुस्तान, बल्कि मैं कहूँगा पूरा विश्व राम में हुआ, तो आपको क्या फील हुआ जैसे यहाँ इस क्षेत्र को देकर के लोगों की जनता को लेके आस्था ट्रेन भी गई, तो उस सबके अंदर आपका या आपके क्षेत्र की जनता का कितना प्यार आपको मिला और कैसा आपको देखिए, महसूस हो रहा अभी? मेरे को प्यार मिलने से ज्यादा मोदी जी को प्यार मिला। इस काम को श्रेय अगर जाता है तो माननीय मोदी जी को जाता है। मोदी जी के कहने के बाद जिस प्रकार से लोगों ने देश के हर प्रकार के व्यक्ति का आपस में सामंजस्य बना है, देश का हिंदू समाज जागृत हुआ है, उस हिंदू समाज ने मेरे क्षेत्र के अंदर हर घर घर में अपने झंडे लगाए। झंडे हमसे भी कुछ लिए गए, झंडे लोगों ने खुद खरीदे भी इस बार, और खरीद कर अपने घर के अंदर, हमारे ऑफिस में हमने अक्षत मंगाए थे। लोग मांगने के लिए आते थे जी हमें दे दो, हम अपने अड़ोस पड़ोस के घरों में अक्षत देंगे। तो ये माननीय मोदी जी का ही असर था, जिस कारण से लोग जो है पूरा पीतमपुरा राम में हुआ। आज भी आप घूम के अगर देखेंगे तो जगह जगह पे झंडे लगे हुए, जगह जगह पे लोग आज भी जो है अपने घर के अंदर उस झंडे को ऊंचा करके रख रहे हैं। अगर गिर जाता है तो उसे माथे से लगा के दोबारा लगाते हैं घर के अंदर। तो ये देश राम की भक्ति में डूबा हुआ है, बदल रहा है, पहले भी डूबा हुआ था, पर हाँ आज हम सब लोग संगठित होकर और अच्छे से राम में भक्ति के अंदर हम डूब रहे हैं। तो ये 2024 आ गया है, चुनाव आ रहे हैं, तो इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? तो इस बार क्या रुख लगता है आपको देश का? देखिए, माननीय मोदी जी ने कहा है 370 पार, देश के अंदर इतने काम हुए, गिनती नहीं है। अगर कोई कार्यकर्ता गिनती गिनाने बैठे ना जी, तो गिनती नहीं खत्म होती। जल मिशन हो, चाहे आपका मकान बना के दिए गए हो, चाहे सफाई से हो, चाहे शौचालय से हो, चाहे उज्ज्वला योजना से हो, चाहे आज सूर्य योजना से हो, देयर आर सो मेनी वर्क्स। इतने हाईवेज जो यहाँ से जाने के अंदर, देश के अंदर कोई सोच नहीं सकता था, युवा बच्चे सोच नहीं सकते थे कि इतनी जल्दी पेमेंट्स हो जाना, डिजिटल पेमेंटाइजेशन कर देना, सड़कें का इतना सुंदर विकास होना, सड़कों के किनारे इतने सुंदर सुंदर पेड़ लग जाना, ये सब विकास के कार्य के ऊपर अगर देश का युवा बच्चा समझता है कि देश में विकास हुआ है। आज फॉरेन से बच्चे इंडिया के अंदर वापस आने लग गए हैं कि हम अपने देश के अंदर इतने पैसे कमा लेंगे। यहाँ कमाते हैं तो कुछ बचता नहीं है, हमारे देश के अंदर रह के उसको बचत भी होती है, सब चीजें होती हैं, फैसिलिटीज भी मिलती हैं। और घर के पास पहले फैसिलिटी नहीं मिलती थी, इसलिए बच्चे बाहर फॉरेन की तरफ आकर्षित हो रहे थे। तो देश का बच्चा आज जो देश के अंदर आ गया, उसके सारे परिवार इफेक्टेड होता है, उसका सारा परिवार, मुझे लगता है धारा 370 तो हमने हटाई है, 370 सीटों की बात भी की है, 370 की जगह 400 से ऊपर सीटें आएंगी, मुझे जो लगता है। पूरा उम्मीद है कि 100% आएगी जी। ये कर ले जितने मर्जी गठबंधन, ये कर ले। दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, ठग की बातों में एक बार आ गई, 2 बार आ गई, दोबारा नहीं आएगी। यमुना साफ हो गई क्या? बसें जितनी दी सारी क्लस्टर्स के अंदर बसें अगर दे रही हैं तो मोदी जी दे रहे हैं, क्या बसें खरीद पाए है क्या? इस तरह के अनेकों काम हैं, एक नहीं अनेकों। सिर्फ एक बिजली पानी देकर लोगों को पंगु बना देना, बिजली और पानी में भी एक आम मिडिल क्लास को कोई फायदा नहीं हो रहा है। और लोअर मिडिल क्लास, उसका लोअर मिडिल क्लास के अंदर फायदा है। मिडिल क्लास जितने एक किसी के घर में एक एसी लगा हुआ हो तो वो 200 यूनिट से ऊपर टापता है, बिल्कुल जाता है, 500 क्रॉस करता है सीधा सीधा। तो जब 500 क्रॉस करेगा तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो एक मिडिल क्लास के अंदर है इसकी किसी भी स्कीम का फायदा उठा पा रहा हो। अगर घर के अंदर 4 आदमी है, और आप मजे की बात देखें कि किसी न किसी के घर के अंदर किसी की जब बिजली का पानी का बिल आता है ना जी, तो 40-40, 50-50 हजार, लाख रुपए तक आता है। आ रहा बिल, देखा है। तो ये बिल जो इतने महंगे बिल, आपने एक आदमी से पूरे ब्लॉक का खर्चा वसूल लिया और जिसमें कोई कम नहीं कर रहे। आज ये दिल्ली के अंदर बात करते हैं जी हम बिजली के बिल 0 कर देंगे, गलती से आ रहे थे। अरे सरकार तुम्हारी है, गलती तुमसे हुई तो तुम उस गलती को एक ऑर्डिनेंस लाके सिर्फ खत्म कर सकते हो, बिलों को 0 कर सकते हो। उसके लिए जबरदस्ती का जी हम जी ये करेंगे, हमें करने नहीं दे रहे बीजेपी वाले। इस प्रकार का जनता को बेवकूफ बनाना, जो ये काम खुद कर सकते हैं उसमें भी हर वक्त बीजेपी का नाम लगाना, तो जनता बेवकूफ नहीं है, धीरे धीरे समझ रही है और अच्छे से इन्हें समझ जाएगी। और हम दिल्ली की 7 सीटें जीतेंगे, देश में
400 से ऊपर सीटें जीतेंगे। तो जैसे इनको इतने सारे सम्मान मिल चुके ईडी के केजरीवाल जी को और फिर भी अभी तक ये लुका छुपी चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि इसका रुख क्या होने वाला, क्या हो सकता है? देखो, मैं और आप सभी ने कहते थे ये पढ़े लिखे आदमी है। हाँ, कहा करते थे, बिल्कुल। कमिश्नर से आए हैं, IAS ऑफिसर है ना जी? बिल्कुल है। दीपक जी, मैं आपसे पूछूंगा, कंफर्म है, ठीक है, इन्होंने भी कहा, क्या एक IAS ऑफिसर उसको इस बात का ज्ञान नहीं है कि वो कमिश्नर होते हुए अगर कोई आदमी को वो नोटिस मिलता है, उस नोटिस के ऊपर उस व्यक्ति को जवाब देना होता है। बिल्कुल। अगर वो जवाब नहीं देता तो अपना ये फाइल करता है कि मैं इस कारण से जवाब नहीं दे पा रहा, अपना कारण फाइल करता है। कारण के बाद भी 3 बार कारणों के बाद है उसके ऊपर जो है सम्मन दिए जाते हैं। सम्मन पे भी अगर आदमी पेश नहीं होता, ये मैं आपको इनकम टैक्स का बता रहा हूं, सम्मन पे भी व्यक्ति पेश नहीं होता तो उस सम्मन के बाद उसकी कोर्ट के अंदर पेशी होती है। कोर्ट की पहली पेशी के अंदर ही उसको वारंट इश्यू होकर, अगर तब भी नहीं जाता तो वारंट इश्यू हो जाते हैं और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई, अपनी पेनल्टी और उसकी कार्रवाई करता है। ये तो हो गया टैक्सेशन डिपार्टमेंट का। इसी प्रकार से इस देश के अंदर कोई तो रूल है, जब ये खुद डिपार्टमेंट थे इनको पता था संविधान के क्या रूल्स हैं। अगर ये एक नोटिस पे नहीं गए, ये ईडी की मैं कहूंगा दरिया दिली है कि उन्होंने दूसरा नोटिस दिया, दूसरे पे नहीं गए तीसरा दिया, तीसरा नहीं गए चौथा दिया, इसी तरह के 7 नोटिस दे दिए। 7 नोटिस पे ये हर बार कोई ना कोई बहाना लगा रहे हैं। अब तो कोर्ट ने ये कह दिया कि अगर आप पेश नहीं होगे तो सम्मन पेश होगे जी, सम्मन के बाद वारंट होंगे, वारंट के बाद इन्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये बात इन्हें भी पता है, जब पढ़े लिखे हैं तो पता है, अगर ये अनपढ़ है तो नहीं पता। अगर इन्होंने छोले देकर अपनी IRS पास की है तो बिल्कुल इन्हें नहीं पता, इन्हें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर इन्होंने सच के अंदर पढ़ाई करके की है तो मुझे लगता है कि देश के संविधान का इनको पालन करना चाहिए, इन्हें पढ़े लिखे होने का अपना सबूत देना चाहिए, इन्हें जाकर ईडी के अंदर पेश होना चाहिए, खुद लिखित में भेजें कि मैं इस तारीख को आना चाहता हूं, आप बताओ, मुझसे पूछो जी। बिल्कुल, क्यों नहीं पहले दिन ही चले गए? जब इन्हें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पता है तो पहले दिन ही जाकर अगर चले जाते तो इतना बवाल ही ना होता। अपनी बात के लिए अपनी बात रख के आते पहले दिन ही। ये जानबूझ के ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि ये गिरफ्तार होने के बाद इन्हें जेल जाना पड़े। इन्होंने इतनी चीजें क्रिएट खुद कर रहे हैं, जानबूझ के क्रिएट कर रहे हैं। और बिना आग लगे तो धुआं भी नहीं निकलता, चिंगारी होती है वही धुआं, कहीं ना कहीं आग लगी हुई है। जब सब सारी चीजें प्रूव हो रही है, पैसा देने वाला कह रहा है जी मैंने पैसा दिया इस शराब घोटाले के अंदर, राजस्व घटा सरकार के खातों में, बिल्कुल खातों में पैसा दिया, ये देने वाला आदमी कह रहा है मैंने दिया, यहां पे दिया, इस व्यक्ति के सामने दिया, इनसे ये बातें हुई, वो सब प्रूफ कर रहा है, वो प्रूफ कर रहा है। तो उस प्रूफ की कम से कम, अगर आप इनकम टैक्स में भी यही करते हो ना, सामने वाले से बैठा के सवाल जवाब करते हो। आज तक आप जब इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, आपने किसी व्यक्ति को जिसको इनकम टैक्स का आपने नोटिस दिया हो, क्या आपने नोटिस सर्व करते वक्त उसको यह भी बताया कि जी मैं आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछूंगा? आज ये ईडी को लिख रहे हैं जी मुझे क्वेश्चन बताए जाए, मेरे से आप क्या क्या पूछोगे? वो तो कभी होता ही है। तो जब आमने सामने बैठ के, इंटेरोगेशन का मतलब ही यही होता है, जब आप इंटेरोगेशन करते हैं तो सामने की बातचीत आपको पता लगती है, उसी में झूठ को पकड़ने के चांसेस होते हैं, उसी क्वेश्चंस को बार बार घुमा घुमा के अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है। डेफिनेटली ये इन अधिकारियों को सबको पता है, तो आज ये क्यों डर रहे हैं उस अधिकारी के जाने के पास? ये खुद अधिकारी रहे हैं, इन्होंने ये काम खुद किया है और शर्म नहीं आती इनको कि खुद ही उन्हीं चीजों से बच रहे हैं जो काम इन्होंने खुद कर रखे हैं। चलिए एक चीज हम पूछते हैं कि आपका बाय प्रोफेशन डॉक्टर है और अचानक ये राजनीति में आपने एकदम चेंज हुआ, तो वैसे तो कहीं ना कहीं ये पारिवारिक भी रहा आपका, और शुरू से मैंने देखा है कि आप भारतीय जनता पार्टी ह्यूमन राइट से भी जुड़े हो और भी बहुत से काम किए, तो अब उसके बाद पर जो प्रॉपर एक राजनीति में आना, तो डॉक्टर पेशे से और इसमें आपको कितना एकदम डिफरेंस लगा हुआ, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, सेवा का काम है, डॉक्टरी का प्रोफेशन भी एक सेवा का है। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूं पेशे से, और साथ में मेरी एक्यूपेंचर अपनी स्पेशलाइजेशन है, उसके अंदर मैं सर्वाइकल और स्लिप डिस्क का इलाज करता हूं, आज भी करता हूं। ओके। सुबह मैं आज भी अपने क्लिनिक पे सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक क्लिनिक होके आया हूं।
वेरी गुड। मैं डेली क्लिनिक करता हूँ, मुझे मजा आता है काम करने के अंदर। इसी प्रकार से जब पब्लिक का काम करते हैं और जब लोगों के आशीर्वाद मिलते हैं, डॉक्टरी प्रोफेशन भी इसलिए चुना था कि लोगों से दुआ मिले। डेफिनेटली। आज मुझे लगता है कि राजनीति एक ऐसी सुचिता का जगह है जहां पर आप माननीय मोदी जी सबसे आशीर्वाद ले रहे हैं, तो मैं अपने पीतमपुरा के क्षेत्र के लोगों से ही आशीर्वाद ले रहा हूं। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं तो काम करता हूं। लोग काम करने के बाद आशीर्वाद अपने आप देते हैं। मुझे लगता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं अपने क्लिनिक के साथ साथ ये राजनीतिक जो अपना खाली समय इसके बाद बचता है, मैं उसके अंदर हर समय के ऊपर राजनीति के अंदर अपना टाइम लगाता हूं, कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों का काम हो सके। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं 1991 में सात सिंह वर्मा जी के साथ जुड़ा था, जब उन्होंने एमपी का चुनाव लड़ा, और आज तक राजनीतिक क्षेत्र के अंदर मुझे 33 साल लगभग हो गए। काम करने का शौक है, लोगों के काम करवाने का शौक है, तो ये शुरू से रहा है, आज भी कर रहा हूं। तो जब तक जीवित रहूंगा कोशिश करूंगा, तब तक करूंगा। तो आगे कहां तक का प्लान है आगे भविष्य में? ये क्या सोचा आप इसको होगा? ये पार्टी तय करेगी, ये पार्टी की मर्जी है। पार्टी, मुझे लगता है पार्टी ने 32 साल बाद 33 साल बाद मुझे मौका दिया। आगे भी जो पार्टी जहां पे उचित समझेगी मुझे पूर्ण रूप से मौका देगी, और मैं हर जगह पे खड़ा उतर के दिखाऊंगा। मैं इतना पार्टी को हमेशा विश्वास दिलाता हूं। तो वैसे जैसे काम करने में आपको दिक्कत ही नहीं आती कि एमसीडी में भी ये सरकार है आम आदमी पार्टी की, और सेंट्रल उसमें भी आपका दिल्ली में भी है, और हमारे जो बीजेपी के लिमिटेड निगम पार्षद जीते हुए हैं, तो क्या अब जो ये डायलॉग मारते हैं कि हमें बीजेपी काम नहीं करनी थी, तो उसका दिक्कत आप लोगों के पास नहीं आती है, तो उसको कैसे सोल्व कर लेते हैं? देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। जहां इच्छा शक्ति होगी, मुझे लगता है वहां काम अपने आप होंगे। तो एक और बस कि आज जो हमारा युवा है, अब देश राम में हो गया है और उसके अंदर एक भक्ति भावना जगी है, तो उसको आपका क्या संदेश देते हैं? उसको किस तरह को कौन सी डायरेक्शन ढंग से चूज करके चलना चाहिए फ्यूचर के लिए या देश के लिए? देखिए, युवा हमेशा जो है पैसे की तरफ, कमाने की तरफ भागता है। कभी युवा ये नहीं सोचता देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, कुछ अपने देश के लिए करने की कोशिश करेगा। छोटी छोटी सफाई करने की कोशिश, छोटे छोटे, आज बहुत सारी छोटे बच्चों ने एनजीओज बना रखी हैं, कभी पार्क की सफाई करते हैं, कभी नालियों की सफाई करते हैं, कभी किसी जगह पे पेंटिंग करते हैं। कुछ युवा आज भी देश के काम के अंदर सकारात्मक अपना भागीदारी दे रहे हैं। अगर उसी प्रकार उन युवाओं की तरह बाकी युवा भी हर चीज को अपनी एक हॉबी बनाकर, एटलीस्ट और कुछ नहीं, संडे को सड़क पे बाहर निकलकर अपने अड़ोस पड़ोस की सफाई करना, अपने अड़ोस पड़ोस के नए बच्चों के साथ खेलना, इन सब चीजों के साथ बच्चे क्रिएटिविटी के साथ काम करने लग जाए, तो मुझे लगता है कि ये देश आने वाले समय में कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। तो ये बहुत अच्छे से जवाब इन्होंने खुल के जवाब दिए बिना किसी लाग लपेट के। तो ये हम तो उम्मीद ये करेंगे कि आप आने वाले, आप मंत्री भी बने और आप सांसद तक भी पहुंचे, और आगे आने वाली सारी रेस के रास्ते आपके लिए खुले हों। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपक गुप्ता, मेरे साथ आयुषी गुप्ता के।